गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम 6 विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो पर्यावरण शिक्षा विषय होता है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल वाली वीडियो के अंदर अपने पर्यावरण शिक्षा का जो टॉपिक है विश्व उष्णन भी कहते हैं का अध्ययन किया था। तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन के अंदर इसका अर्थ और इसकी परिभाषा पढ़ ली थी। अर्थ परिभाषा के बाद अपने ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इसके जो है कारण भी पढ़ लिए थे। ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन क्यों होता है, तो फिर इसके अंदर दो टॉपिक मतलब 2 पॉइंट रह गए थे कल अपने। एक तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन है, इसके जो है प्रभाव या इससे होने वाली हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, और एक है इसके अंदर इसको जो है नियंत्रण करने के उपाय या रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो अपने आज 2 इसमें पॉइंट जो रह गए थे कल डिस्कस करेंगे। तो एक तो इससे होने वाली हानियाँ और नियंत्रण के उपाय। तो पहला है अपना आज का बिंदु ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव या हानियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो है नुकसान होता है, कई तरह का प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। और फिर जो दूसरा है इसका वो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय है ना, या इसको नियंत्रण के उपाय भी कह सकते हैं। की बात है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने या रोकने के उपाय। तो पहले अपने देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से जो है क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। कल कुछ हद तक आपको मैंने इसके बारे में बता भी दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है या विश्व उष्णन जो है, इसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे बहुत सारी जो क्रियाएँ हैं वो प्रभावित होती हैं। और टेम्परेचर बढ़ने से पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर इसका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब जो है पर्यावरण के अंदर जो घटक है सजीव, क्योंकि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं जो है सजीव और निर्जीव, है ना। तो जैविक और अजैविक घटक भी अपने कह देते हैं जिनको। तो इसका जो है पर्यावरण के अंदर जो जैविक घटक है उसका प्रमुख रूप से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन का। तो अब इसके अंदर इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो पहला है इसके अंदर कि विश्व का जो टेम्परेचर है उसमें या पर्यावरण के अंदर तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। सबसे पहला प्रभाव तो यही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो जीवों के लिए भी हानिकारक है और पौधों के लिए भी हानिकारक है। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से जल स्रोतों की हानियाँ हो रही हैं, मतलब जल स्रोतों के अंदर जल की कमी हो रही है। क्योंकि पानी जो है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो वाष्प बन के भी उड़ता है ज़्यादा। तो जो खुले ओपन के अंदर जल के स्रोत हैं, ओपन जल स्रोत जैसे तालाब है, झील है, नदी है, तो उनसे जो जल है वो वाष्प बन के भी ज़्यादा उड़ता है, जल की हानि ज़्यादा होती है और जीव जंतुओं को भी जल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का।
दूसरा प्रभाव ने देखें तो तापमान वृद्धि से ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगती है। अब बहुत बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं, है ना, ध्रुवों के ऊपर, पृथ्वी के ध्रुवों पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, या जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ जमती है, और कई जगह पे तो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ बनते हैं, पहाड़ जम जाते हैं पूरे, तो जिसे हम ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर भी कह देते हैं, हिमनद भी कहते हैं। तो वो जो है पिघलते हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का तो वो फिर क्या होगा, पिघलने लग जाएंगे। अब वो जो पिघलेंगे तो बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं, तो उनसे जल बहुत ज़्यादा जो है उत्पन्न होगा। अब वो जो जल है जब वो पहाड़ी इलाकों से जो है नीचे की तरफ आएगा, जो है समतल एरिया है जहाँ पे जनजीवन जो है लोगों का, या मतलब जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं, तो मतलब वहाँ तक आ जाता है, और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाते हैं सारे। नदियों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी आ जाने से और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मतलब बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा पिघलने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं आसपास के इलाकों के अंदर। तो ये भी जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग का जो है प्रभाव है, मतलब इससे हानि होती है। अब आसपास के जो एरिया हैं, जब बर्फ़ पिघलेगी, हिमनद पिघलेंगे, तो वहाँ जन की भी हानि होगी, धन की भी हानि होगी, आर्थिक व्यवस्था वहाँ की बिगड़ जाएगी, लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी बढ़ जाएगा तो वहाँ अगर कोई लोग खेती करने वाले हैं तो वो खेती नहीं कर पाएंगे, उनके जो मकान है वो पानी के अंदर बह जाएंगे, ठीक है। और जीव जंतुओं की भी पानी में बह जाने से मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य जो है ये अपने बचाव के बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होने से कई बार मनुष्य जो वो भी पानी में बह जाते हैं और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ही बड़ा खतरा बन रहा है विश्व के लिए, और जन धन की हानि जो है इससे बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके अलावा तापमान में वृद्धि होने से वर्षा कम होने लगती है, ये भी इसका एक प्रभाव है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर बरसात भी कम होती है। अगर टेम्परेचर सामान्य रहता है या न्यून रहता है तो उसके द्वारा भी जो है बरसात का प्रभाव दिखने को मिलता है अपने को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा किसी क्षेत्र विशेष में तो वहाँ बरसात कम होगी, अगर टेम्परेचर कम रहेगा या सामान्य रहेगा तो वहाँ पे बरसात के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बरसात भी कम होती है, जिससे जो है पेड़ पौधे जीव जंतु पर प्रभाव पड़ता है। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे जो है वो अपने आप ही कम होंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सहन करने की उनमें क्षमता नहीं होती, इसलिए वो जो है नष्ट हो जाएंगे, सूख जाएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, तो जिससे पेड़ों की धीरे धीरे संख्या कम होगी, पेड़ों की संख्या कम होगी तो बरसात भी कम होगी, तो जिससे जो जीव जंतु है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो जीव जंतु निवास करते हैं उनमें गर्मी के कारण जीवों में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लू चलती गर्मियों के अंदर, तो बहुत सारे जो रोग हैं वो गर्मी के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे अतिसार है, अतिसार रोग है, या दस्त है ना, उल्टियाँ वगैरह लग जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, जल के शरीर से जल की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण कहते हैं जिसको अपने। तो बच्चों में या बूढ़ों में गर्मी के कारण बहुत सारी जो है सामान्य प्रकार की बीमारियाँ वो लग जाती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से विभिन्न प्रकार की बीमारियों में ज़्यादा फैलने से या विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होने से नुकसान होता है, और सरकार के सामने इसको जो नियंत्रण करने की समस्या पैदा हो जाती है। तो कुल मिला के अपने ये कह सकते हैं कि ग्लोबल जो वार्मिंग है, विश्व उष्णन है, इसका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और यह पर्यावरण में असंतुलन पैदा करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो पर्यावरण के अंदर असंतुलन पैदा करती है तथा मानव विनाश जो है उसकी ओर संकेत कर रही है।
मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में मनुष्य जाति का भी विनाश हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर मनुष्य जो है वो जिंदा नहीं रह सकता है। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली हानियाँ हैं या प्रभाव हैं। कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से जो है पेड़ों पे भी प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पे भी प्रभाव पड़ता है, अन्य जीव जंतु जो है उन पे भी प्रभाव पड़ता है, वनस्पति में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जब पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पे प्रभाव पड़ता है तो पर्यावरण के अंदर एक प्रकार का असंतुलन होता है। जब पर्यावरण के अंदर असंतुलन हो जाता है तो बरसात जो है इसमें भी प्रभाव पड़ता है, फिर बरसात नहीं होती है। अब बरसात नहीं होती है तो फिर जो है जीव हैं जितने भी इस पृथ्वी पे मनुष्य के अलावा वो सभी जो है इससे प्रभावित हो जाते हैं और पारिस्थितिक जो है श्रृंखलाएं हैं वो सारी की सारी असंतुलित हो जाती हैं। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग के जो है प्रमुख प्रभाव है। अब है अपना अगला ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय या नियंत्रण करने के उपाय, मतलब अपने क्या क्या प्रयास कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, या अपने यूं कहें भी अपने क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा न हो, टेम्परेचर कंट्रोल में रहे, ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए अपने क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो कल अपने इसका कारण पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग का या विश्व उष्णन का। तो मेन कारण अपने इसके अंदर पढ़ा था कि जो CO2 गैस है, CO2 गैस जो है इसकी मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह क्या करती है, एक परत बना देती है वायुमंडल के अंदर, और वो CO2 गैस की जो परत है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर तो आने देती है लेकिन परावर्तित होकर वापस जाने से रोकती है। इसलिए जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब CO2 गैस की मात्रा को कंट्रोल करके भी अपने प्रमुख रूप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके नियंत्रण के और भी कई उपाय किए जा सकते हैं। तो आपको मैं एक करके बता देता हूँ सभी। तो इसको नियंत्रण करने का सबसे पहला उपाय है हमें हरित गृह प्रभाव को रोकने के लिए सार्थक उपाय करने चाहिए जिससे कि सूर्य की अवशोषित किरणें की ऊष्मा पूर्व वायुमंडल में वापस जा सके। हरित गृह प्रभाव जो भी मैंने आपको बताया यही है कि वायुमंडल के अंदर CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाने से एक CO2 गैस की परत बन जाती है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित होकर पृथ्वी से वापस वायुमंडल में जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो इसको नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। इसको नियंत्रण करने का प्रयास मतलब CO2 गैस की मात्रा को कंट्रोल करना चाहिए। जो CO2 गैस के स्रोत हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ से CO2 गैस निकल रही है वहाँ पर नियंत्रण होना चाहिए, या फिर जो CO2 गैस है इसको जो है इसके घटकों में परिवर्तित करने के लिए, मतलब इसको निष्क्रिय करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो संयंत्र हैं उनको लगाना चाहिए, या CO2 गैस की खपत बढ़ानी चाहिए। जिस खपत कहाँ होती है CO2 गैस की उसको बढ़ा के भी अपने इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। अब दूसरा इसके अंदर पॉइंट है औद्योगिक इकाइयों में ताप उत्पन्न होने के कारण पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विश्व उष्णन का कारण औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। कल अपने कारण पढ़े थे विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं वहाँ जो इकाइयाँ या संयंत्र चलते हैं उनसे भी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे अपने आपको कल भी बताया था अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सूरतगढ़ के अंदर जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है। अब जब कोयले से बिजली बनती है तो कोयले को जलाया जाता है, ठीक है। अब कोयला जो है जब संयंत्रों के अंदर उसको जलाया जाता है बिजली बनाने के लिए तो वहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ जो है जब अपने इनको कंट्रोल में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इसको अपने कम रखने में भी जो है योगदान कर सकते हैं। तो औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं जो टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं इनको जो है नियंत्रण में करने के लिए या इसके समाधान के लिए भी समय समय पर जो है विभिन्न प्रयास किए जाने चाहिए। इसके बाद तीसरा है विश्व स्तर पर रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब रेडियोधर्मी जो पदार्थ है कल हमने बात की थी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सदैव अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, उन्हें रेडियोधर्मी या रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। अब ये जो पदार्थ है ये भी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो रेडियोएक्टिव जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं इनके उपयोग
पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या अनुमति लेने के बाद ही इनका उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब सरकार को एक पॉलिसी बना देनी चाहिए, विश्व स्तर पे एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए भी अगर किसी भी देश को जो है रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग करना है तो उसको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्यों यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नियंत्रण में करके भी जो है ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण में किया जा सकता है। फिर वैश्विक स्तर पर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कल हमने बात की थी कि परमाणु परीक्षण किए जाते हैं जब, तब उससे भी टेम्परेचर के अंदर बढ़ोतरी होती है, तो परमाणु परीक्षणों पर भी प्रतिबंध लगाया। ये भी विश्व स्तर का मुद्दा है। तो विश्व स्तर पे जो संस्था काम करती है जैसे यूएनओ है, तो इसको जो है परमाणु परीक्षणों पे भी रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए ताकि जो है अपने ग्लोबल वार्मिंग है इसको नियंत्रण में रख सके या रोक सके। इसके बाद है विश्व स्तर पर युद्धों को रोकने के प्रयास करने चाहिए। विश्व स्तर पर जो युद्ध होते हैं समय समय पर उनको भी अपने रोकने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जब भी विश्व स्तर पर कोई युद्ध होता है तो उसके अंदर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के टेम्परेचर की भी वृद्धि होती है या टेम्परेचर भी बढ़ता है। क्योंकि जब युद्ध होगा किसी भी दो देशों के बीच में तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो है अस्त्रों का उपयोग किया जाएगा। उसमें परमाणु बम भी हो सकता है, दूसरे बम भी हो सकते हैं, तो जिससे जो है पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है औद्योगिक विकास को अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना चाहिए और औद्योगिक विकास की गति अधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक विकास की बात हमने पहले भी कर चुके हैं। जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो नए नए उद्योग लग रहे हैं, औद्योगिक विकास का मतलब है कि नए नए उद्योग लग रहे हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए और औद्योगिक विकास की गति एक नियंत्रण में होनी चाहिए। बहुत तीव्र गति से औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए। मतलब नए जो उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, जो उद्योग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जो वो उद्योग धंधों जो है नए खोलने पर नियंत्रण होना चाहिए और एक पैमाना होना चाहिए कि जो नए उद्योग लगाए जा रहे हैं वो जो टेम्परेचर को किस सीमा तक किस प्रकार कंट्रोल करेंगे और उनको कौन कौन से सेंसर जो है वो लगाने हैं जिससे टेम्परेचर जो है ज़्यादा ना बढ़े। तो वो जो है पूरे नियंत्रण के अंदर, रूपरेखा के अंदर औद्योगिक इकाइयाँ जो उनका विस्तार किया जाना चाहिए ताकि जो है पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि को नियंत्रण किया जा सके, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। इसके बाद है अगला पॉइंट, तापीय विद्युत ग्रहों का उपयोग किस प्रकार किया जाए कि वैश्विक तापमान में वृद्धि न हो। तापीय विद्युत ग्रहों का उपयोग अपने पहले बात की भी जो है तापीय विद्युत ग्रह बिजली बनाई जाती है जहाँ पर जो है कारखाने बिजली बनाने के लगे, प्लांट लगे हुए, जैसे सूरजगढ़ वाला लगा हुआ है, कोयले से बिजली बनती है जहाँ पे, तो वहाँ पर भी उसको जलाया जाता है तो टेम्परेचर जो बढ़ता है आसपास के क्षेत्र का। तो इनको जो है नियंत्रण में रखना चाहिए, मतलब इनको जो है विभिन्न प्रकार के जो है प्रयास करने चाहिए ताकि टेम्परेचर जो है पृथ्वी का कंट्रोल में रहे, ज़्यादा ना बढ़े। तो इनका उपयोग जो है आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, कहने का मतलब। इसके बाद तेल के कुओं में आग लगने से रोकी जाए तथा इन्हें शीघ्र बुझाने के साधनों का आविष्कार किया जाए। तेल के कुएं मतलब जहाँ से तेल निकलता है, कल भी आपको मैंने बताया था कि ये जो है डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ग्रीस है, जितने भी उत्पाद आते हैं ये सभी जमीन से अलग अलग नहीं निकलते हैं। जमीन से एक गाढ़ा तेल निकाला जाता है, काले रंग का गाढ़ा तेल होता है जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। उस गाढ़े तेल या पेट्रोलियम में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, मिट्टी का तेल भी होता है, ग्रीस भी होती है। तो फिर कारखानों के अंदर उस तेल में से वो सारे घटकों को अलग अलग किया जाता है। एक विधि होती है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम में से पेट्रोलियम के जो घटक हैं उनको अलग अलग किया जाता है, मतलब डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जो भी है उनको अलग अलग करते हैं। तो उन कारखानों को जहाँ पे ये क्रिया की जाती है, ठीक है, तो वो तेल शुद्ध कारखाने होते हैं। दूसरा, जहाँ से वो गाढ़ा तेल निकालना है उन्हें तेल के कुएं कहते हैं। तो मतलब जहाँ से अपने तेल निकाल रहे हैं जमीन से, वहाँ तेल के कुएं हैं, वहाँ पर भी आग लगने की संभावना रहती है। तो उनको जो है नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर वहाँ आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए जो यंत्र है
नए नए यंत्रों का आविष्कार किया जाए जो उस आग को तुरंत नियंत्रण में करे, काबू में कर ले, ठीक है। या फिर तेल शोधक जो कारखाने हैं जहाँ पे अब वो तेल का शोधन किया जाएगा विभाज्य विधि से, वहाँ भी आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगर वहाँ आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए भी विभिन्न प्रकार के जो नई तकनीकों वाले उपकरणों का अधिक से अधिक आविष्कार किया जाए, ताकि उसको नियंत्रण में करके जल्दी से आग जो है उसमें काबू करके पृथ्वी के टेम्परेचर को रोका जा सके, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका खतरा भी कम हो सके। इसके अलावा वनों में आग लगने पर नियंत्रण किया जाए और अधिक से अधिक क्षेत्र विकसित किए जाए। कई बार जंगलों में आग लग जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, या कोई और भी कारण हो सकता है, जैसे कोई बिजली की लाइन जा रही है जंगल के अंदर से, तो उसमें जो स्पार्किंग होने से जो है उसके अंदर ओवरलोडिंग है ना होने से भी आग लग सकती है जंगल के अंदर। तो अब उसको जो है नियंत्रण करने के प्रयास करने चाहिए। मतलब पहले तो ये प्रयास करने चाहिए कि उसकी देखरेख की जाए, समय समय पर देखभाल की जाए कि आग ना लगे। अगर पेड़ों में वनों में किसी कारण से आग लग जाती है तो उसको नियंत्रण तुरंत किया जा सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो तैयारियां हैं वो पहले से करके रखी जानी चाहिए। विभिन्न साधनों का आविष्कार किया जाना चाहिए ताकि उसको नियंत्रण में कैसे किया जा सके, और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे पृथ्वी पर, उतना पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, कम रहेगा। तो सबसे मुख्य बात है जो वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा किया जाए, और वनोन्मूलन जो है उस पर रोक लगाई जाए। वनों के काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए। जब वृक्षारोपण अधिक होगा, वनोन्मूलन कम होगा, तो ऑटोमेटिक पृथ्वी का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वन ज़्यादा होंगे तो बरसात ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि मानव जो है एक बुद्धिजीवी प्राणी है। इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनमें सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही है। तो मनुष्य जो अपना बुद्धि, अपने विवेक का उपयोग करके अपने विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं उनको नियंत्रण में करके पृथ्वी का टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकता है। क्योंकि जितनी भी अनियंत्रित या अमानवीय घटनाएं जो है होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य का ही हाथ होता है, जिनके कारण फिर जो है सभी पृथ्वीवासियों को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कुल मिला के विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, वनोन्मूलन पर रोक लगाई जाए, जो CO2 गैस के स्रोत हैं उनको नियंत्रण में किया जाए। CO2 गैस की जो है मात्रा कम हो वायुमंडल के अंदर, तो जो है अपने ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बच सकते हैं। तो यह ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। 2 वीडियो बना दी इसमें मैंने, कल बनाई थी, एक आज बनाई है। आप दोनों को अच्छे से देख लेना। तो इसमें 4 मेन पॉइंट हो गए अपने। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ परिभाषा होगी, फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके क्या क्या कारण हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली हानि है, इसके प्रभाव, और फिर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने या कम करने के उपाय। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल अपने जो है कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।